हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हिमांशु। और देखो, आज के इस क्लास में ना, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का जो सबसे पहला चैप्टर है बायो का, दैट इज़ सेल, या जिसे भी हम बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हेडिंग दे रखा है एनसीईआरटी में। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो, जो चैप्टर की जो हेडिंग होती है ना, जो चैप्टर का नाम होता है, वो कुछ सोच समझ के ही दिया जाता है। अब पहले हम इस हेडिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से हमारा मतलब क्या है। क्योंकि देखो, यहाँ हम सिर्फ चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हम बारीकी से देखेंगे चीज़ों को। और मैंने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी, यानी कल के वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये चैप्टर बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है अभी के लिए भी, हमारे नाइन्थ के प्रिपरेशन के लिए भी। प्लस अगर आप आगे बायो ऑप्ट करते हो तो फिर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये चैप्टर। और सिर्फ सेल में ही नहीं, दूसरे दूसरे चैप्टर में भी इसका यूज आएगा, ठीक है ना। तो इससे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर आगे जाके ये 11th में हमें दोबारा से पढ़ने को मिलेगा सेल बायोलॉजी में, ठीक है ना। वहाँ हम इसके देखेंगे, प्रोसेसेस देखेंगे, किस तरीके से अंदर के सारे प्रोसेसेस चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में बेसिकली हम एक सेल लेंगे, क्लियर है ना, और उस सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे और उसके अंदर के जो भी कंपोनेंट्स दिखेंगे ना हमें, उन सभी को एक एक करके बारीकी से पढ़ेंगे। उनमें क्या क्या है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, सब चीज़ को देखेंगे हम यहाँ पे। ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल नहीं देखेंगे हम अपने सिलेबस में ही रहेंगे। हाँ, लेकिन सिलेबस से थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ेंगे एज़ यूजुअल, ताकि अगर कोई ओलंपियाड्स वगैरह या साइंस ओलंपियाड्स वगैरह का फॉर्म वगैरह भरते हो, एनटीएससी भरते हो, तो वो सब सारा चीज़ कवर हो जाए, क्लियर है ना। तो देखोगे, ध्यान से देखना, इस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, बाकी सब तो चीज़ इसमें क्लियर होगा, बस एक वर्ड क्लियर नहीं होगा थोड़ा सा, फंडामेंटल। या फिर अगर ये भी क्लियर है तो चलो सही है। यूनिट तो इकाई होती है ना, जहाँ से शुरुआत करते हैं हम, दैट इज़ यूनिट। तो फंडामेंटल का मतलब समझोगे आप पहले। देखो, ध्यान से समझोगे, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा, क्लियर है ना। तो मतलब कि जो हमेशा प्रेजेंट हो विदाउट एनी एक्सेप्शन, उसी को हम फंडामेंटल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, लाइफ, जहाँ भी लाइफ है ना, वहाँ सेल होगा ही होगा, रह समझ में। यानी सेल क्या है, तो लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है, इकाई है। यानी जहाँ लाइफ, जहाँ सेल होगा ना वहीं लाइफ होगा, सीधा सा जानो, या जहाँ लाइफ है वहाँ सेल है। हाँ, ये बात वैरी करेगा कि एक सेल है, दो सेल है, 1000 सेल है, करोड़ सेल है ना। तो ये बातें वैरी करेगी, लेकिन एटलीस्ट एक सेल तो है ही है, क्लियर है ना। तो देखो, ये चैप्टर आप समझ गए। इसी चैप्टर को हम दूसरे शब्दों में हम देख रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, तो हम सेल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, सेल की जो स्टडी होती है, सेल की जो स्टडी होती है ना, उसे साइटोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग डालोगे आप लोग, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स फंक्शंस, क्लियर है ना। द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स फंक्शंस, तो यही क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल सा, द स्टडी ऑफ सेल और इससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस वगैरह है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोलॉजी बोल रहे हैं। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम देखेंगे डिफिनीशन, और वो है हमारा सेल का। और ये बिल्कुल आपने, देखो मैंने पहले ही बता दिया आपको, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, ये जो चैप्टर है ना, आपने ऑलरेडी 8 क्लास में पढ़ा है, तो 8 क्लास के लगभग सारे चीज़ यहाँ पे दोबारा से आएंगे। तो अच्छा है, आपका रिवीजन भी चलेगा 8 का, और 9th का सिलेबस भी चलेगा साथ में। हम कुछ चीज़ों को एलेबरेट करके देखेंगे जो हमने 8 क्लास में ना पढ़ तो लिया था, लेकिन हम कन्फ्यूज़न में ही रह गए थे कि ये पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा एलेबरेट करके देखेंगे, और बाकी पुरानी चीज़ें ज़रूर आएगी, ठीक है ना। तो देख रहे हैं हम लोग कि सेल है क्या। तो सेल क्या है, आप सभी को पता होगा, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल, जो भी बोल लो, जेनेटिकल, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। इस डिफिनीशंस को आपने 8 क्लास में भी पढ़ा होगा। अब देखो, हम अलग क्या पढ़ेंगे 8 से, ठीक है ना।
तो हमने डेफिनेशन तो देख लिया, अब इसे ना थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लेन क्या करेंगे, देखना चीज़ों को। हम देख रहे हैं कि इसे स्मॉलेस्ट, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बोल क्यों रहे हैं हम, ठीक है ना। इन तीनों चीज़ों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो स्मॉलेस्ट तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यही तो इकाई है, हमारा जो बॉडी बना हुआ है। तो आप शुरुआत करो, बॉडी कब बना, तो शुरुआत हुआ था कब से, देखो आपने पढ़ा होगा 8 में रिप्रोडक्शन में स्पर्म होते हैं और ओवम होते हैं, ये दोनों ही सेल ही है, सिंगल सेल है, क्लियर है ना। तो ये दोनों मिक्स करता है, यहाँ पे क्या बनता है, जाइगोट। अच्छा यहाँ देखो बहुत सारे बच्चों को ना कन्फ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा हम टॉपिक से हट के बता रहे हैं, ध्यान से देखोगे। स्पर्म जो होता है ये एक सिंगल सेल्ड है, एक सेल का है। ओवम भी एक सिंगल सेल है। तो जाइगोट जो बनता है स्पर्म और ओवम के मिलने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये तो 2 सेल का होना चाहिए। कितने सेल का होना चाहिए, 2 सेल का। और बहुत सारे बच्चे सोचते भी होंगे कि ये 2 सेल का होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो जाइगोट होता है ना, ये भी सिंगल सेल ही होता है। अब कैसे भाई, क्योंकि एक और एक तो 2 होने चाहिए। तो देखो इसे थोड़ा सा समझ लोगे आप, होता क्यों है ये एक सेल का। ये स्पर्म जो एक सेल का होता है ना, इसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड। ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं, और ये भी हैप्लॉइड सेल होते हैं। थोड़ा सा हैप्लॉइड डिप्लॉइड भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आगे जो हमारा चैप्टर है ना स्मूथली चले, ठीक है। देखो मैं टॉपिक से हटके अगर कोई भी चीज़ बतला रहा हूँ ना आपको, तो उसे स्किप नहीं करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करोगे, उसे समझने का कोशिश करोगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर में यूज होगा आगे जाके, तो मैं वहाँ पे ना बता के पहले बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो जो चीज़ें जहाँ पे आती है ना मैं बतलाते चला जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समझोगे, तो ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब हैप्लॉइड सेल्स क्या होता है, यहाँ एक नया चीज़ आ गया। एन जहाँ दिखेगा ना आपको, जहाँ एन दिखे दैट इज़ कॉल्ड हैप्लॉइड सेल, और जहाँ 2n दिखे दैट इज़ कॉल्ड डिप्लॉइड सेल। अब ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट समझ लोगे। देखो क्रोमोजोम अभी आप समझते होगे, थोड़ा सा पीछे पढ़ रखे होगे, वैसे क्रोमोजोम भी पढ़ेंगे दोबारा से हम। तो क्रोमोजोम पेयर में पाए जाते हैं ना, तो जहाँ पेयर में पाए जाए ना दैट इज डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब, डिप्लॉइड का केस के मतलब क्या हो गया, इसमें पेयर्ड हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, हाफ हो गया, पेयर्ड नहीं हाफ हो जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा। तो सो दैट इज हैप्लॉइड। तो यहाँ पे क्रोमोजोम हाफ हो जाते हैं, यहाँ भी क्रोमोजोम हाफ हो जाते हैं। फिर जाइगोट का जब फॉर्मेशन होता है तो आपको याद होगा स्पर्म और ओवम दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं, ये दोनों ही न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके एक ही न्यूक्लियस बनता है। तो अगर किसी सेल के पास एक न्यूक्लियस है तो उसे 2 सेल तुम कैसे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो ना, वो एक ही सेल है। सो दैट इज जाइगोट भी हमारा कितने सेल का है, सिंगल सेल्ड है। लेकिन ये अब डिप्लॉइड है। जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है, सिंगल सेल्ड ही है लेकिन डिप्लॉइड है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम हाफ और हाफ मिलके दोबारा से क्या हो गया, पेयर में आ गया, तो फुल हो गया ना। सो दैट इज ये क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया। आ रहा है समझ में आपको। सो बस ये केस मुझे बतलाना था थोड़ा सा हैप्लॉइड डिप्लॉइड का। एक मिनट, तो ये आपने समझ लिया होगा। चलो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। स्मॉलेस्ट यूनिट समझ गए आप, क्योंकि हमारी शुरुआत ही हुई है, देख लो सेल से हुई है, तब ना जाके फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर और आगे फीटस, बेबी, सब कुछ बनता चला गया, क्लियर है ना। तो इन सब चीज़ों को, और अभी हमारे पास ना जाने कितने सेल्स हैं, है ना, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस सेल्स हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई, यूनिट से, सेल से, एंड दैट्स वाई स्मॉलेस्ट यूनिट। दूसरा पॉइंट देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चरल यूनिटी से क्यों बोल रहे हैं हम। देखो ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बिल्डिंग कंसीडर करता हूँ, एक बड़ा सा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंसीडर करता हूँ, तो उसकी जो यूनिट होती है, उसकी जो इकाई होती है, वो भी क्या हो रहा है, तो ब्रिक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट तो वहाँ से समझ गया आप। एक्चुअली मैं स्ट्रक्चरल बता रहा हूँ, सॉरी। तो स्ट्रक्चरल में समझोगे उस बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है ना वो किसकी वजह से, तो शुरुआत तो उस ईंट से ही हुआ ना। ईंट ने एक के ऊपर दूसरा ऐसे रखते चले गए, तब उसका एक स्ट्रक्चर मिला कि वो बिल्डिंग ना बहुत ही बाहर से सुंदर देखने में लग रहा है, बहुत ही बड़ा देखने में लग रहा है। तो हमारे बॉडी में जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, हाथ देख लो, पैर देख लो आप, है ना, कुछ भी देख लो, कोई भी बॉडी का ऑर्गन, तो वहाँ क्या है, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। नोज देख लो, इसका एक अलग ही स्ट्रक्चर है। ईयर देख लो, इसका एक अलग ही स्ट्रक्चर है। और वो भी किसकी वजह से, तो उसके अंदर जो प्रेजेंट सेल्स टिश्यू है ना, उनका एक अपना स्ट्रक्चर है, क्लियर है। और उसी की वजह से हमारे एक पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन का एक स्ट्रक्चर दिया गया है। तो यूनिट कौन है, सेल ही तो हुआ ना। द नेक्स्ट वन इज फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट को समझोगे अच्छे से, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं, तो ध्यान से देखना।
कोई भी ऑर्गेनिज्म, चलो मैं अपनी ही एग्जांपल देखता हूँ। तो मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, और मैं बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना। सो टीचिंग, ठीक है ना, ये भी तो एक एक्टिविटी हुआ ना। अब टीचिंग को अगर थोड़ा सा आप देखो ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस मैं यहाँ कहीं कहीं देखो धीरे धीरे चल भी रहा हूँ, ठीक है ना, यानी मूवमेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पे मैं मूवमेंट्स लिख देता हूँ। साथ ही साथ देखो मैं सोच भी रहा हूँ, आ रहा है समझ में, मैं सोच भी रहा हूँ। अब देखो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व क्या है, थोड़ा थोड़ा देखेंगे हम, ठीक है। अगर मैं सोच रहा हूँ तो आपको पता होगा न्यूरॉन्स, हमारे सेल जो होते हैं नर्वस सिस्टम के, वो इन्वॉल्व होते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स हमारे एक्टिव होंगे, वहाँ बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे होंगे सेल के अंदर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सेल की, यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो सेल में क्या हो रहा है कि बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ना जो मेरे ब्रेन में कुछ जो स्टोर्ड डाटा है उसे बार बार रिकॉल किया जा रहा है। मैं पढ़ाते समय क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे तो है नहीं कि मैंने यहाँ पे कुछ रख रखा और बस मैं पढ़ते जा रहा हूँ, बस करके रहा हूँ। यहाँ जो भी स्टोर्ड है ना, मैं उसे किसी तरह से रिकॉल करके और उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आगे देखना, आप भी बातें करते होगे तो ऐसे ही करते होगे ऑब्वियसली। दूसरा देखो, मैं मेरे बॉडी का पार्ट्स कोई मूवमेंट कर रहा है, तो मूवमेंट में आपको पता होगा मसल जो होते हैं, तो यानी जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, जो सेल होते हैं मसल्स के, है ना, वो इन्वॉल्व होते हैं। तो मसल्स के सेल में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है। कैसे होगा ना, ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होते हुए दिखाएंगे आपको, है ना। आपको मैं वीडियो पे दिखाऊंगा अलग से एनिमेटेड उसके लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट्स हो रहे हैं। अब मूवमेंट्स की मूवमेंट हो कैसे रहा है, तो सेल की वजह से, वही मसल्स के जो सेल हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। अगर थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करो, मेरे ये जो मौत के जो आसपास वाले जो सेल्स हैं, मसल्स हैं, उन सेल में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करना बंद कर दे, मैं बोल पाऊंगा, मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ध्यान से सुनना, वो किसकी वजह से कर रहा है, वो इसकी वजह से कर रहा है कि सेल के अंदर कोई रिएक्शंस हो रहे हैं, सेल के बीच में इंटरेक्शंस हो रहे हैं। आ रहा समझ में। सो द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द आउटकम ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस एंड इंटरेक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। और इसी की वजह से इसे क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल यूनिट बोल रहे हैं। एक बार फिर से सुन लोगे, the function performed by any organism, any living organism, is the outcome of different reactions and interactions taking place inside the cell. That's why it is called functional unit. क्लियर है ना। आगे देखोगे, इसके बाद देखो हमें पढ़ना है एक क्वेश्चन। देखो मैं यहाँ पे लिख रखा हूं एक क्वेश्चन, देखो हम यहाँ लिखने वाले हैं, why cell is considered as फंडामेंटल यूनिट। और ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, लेकिन ये पूछ देता है कभी कभी, इसलिए हम इसका आंसर भी लिखेंगे। तो देखो, सेल को हम फंडामेंटल यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहाँ सेल है वहीं लाइफ है, या जहाँ लाइफ है वहाँ सेल जरूर होगा। एनी स्ट्रक्चर विच इज लेस देन अ सेल डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं, वायरस है ना, आपने सुना होगा, वो उसे हम बॉर्डर लाइन पे रखते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के बॉर्डर लाइन पे रखते हैं वायरस को, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका आंसर लिख लेना। Every living organism is made up of at least, देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, एटलीस्ट वन सेल। इसके बाद लिख लेंगे एनी स्ट्रक्चर which is less than a cell does not exist। ठीक है ना। और ये हम बात किसकी कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। देखो मैं शुरू में ही बोल रहा हूँ, यहाँ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे कुछ डेड सेल्स भी होंगे, उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे हम, है ना, तो उन सबको देखेंगे बाद में। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लो, ठीक है ना, फिर हम मिलते हैं। हाँ बच्चों, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखना,
अब हमने सेल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सेल थ्योरी तक पहुंचेंगे। आज का टॉपिक सेल थ्योरी तक ही रहेगा, लेकिन उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने के बाद, ठीक है ना। तो देखो यहाँ मैंने दो साइंटिस्ट का नाम लिखा है। द फर्स्ट वन इज़ रॉबर्ट हुक, द सेकेंड वन इज़ एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, यानी सिंपली इनको ल्यूवेनहुक भी बोलते हैं या एवी ल्यूवेनहुक बोलते हैं और इनको रॉबर्ट हुक बोलते हैं। इन दोनों का योगदान ना, ये जो सेल के जो फील्ड है इसमें मतलब सबसे ज़्यादा इनफैक्ट यू कहो तो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत किया था, सेल की डिस्कवरी की थी। तो देखो सबसे पहले याद रखोगे रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में, जो कि एक डेड सेल था। क्या था? तो एक डेड सेल था। देखो मैंने यहाँ लिख लिया है, डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, जो कि कॉर्क सेल। अब देखो कॉर्क सेल थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा। कॉर्क सेल एक्चुअली हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। ये एक प्लांट सेल है, सिंपल सा आप समझ लो, एक प्लांट सेल है जिसमें प्रोटेक्टिव सेल में आता है, ठीक है ना। तो उसे मैं सेकंड चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में डील करूँगा, यहाँ पे अभी हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कॉर्क सेल में उन्होंने डिस्कवर किया था, कब? तो 1665 में। हाँ, एक बात जरूर याद रखना यहाँ पे, ये कैसा सेल था? तो डेड सेल था। कैसा सेल था? तो डेड सेल था। तो उन्होंने सेल तो डिस्कवर करा, लेकिन कैसा सेल? तो डेड सेल डिस्कवर करा, ठीक है ना। और कब? तो 1665 में। जरूर याद रखोगे, अगर कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय, तो उसने मेंशन नहीं किया ना डेड सेल, लिविंग सेल, तो सिंपल सा आंसर होगा रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर किसी ने मेंशन करके पूछा द फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय, तो हमारा आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहुक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो इन्होंने क्या देखा, ये ऑब्जर्व द कॉर्क सेल। कॉर्क सेल को उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा, और उन्होंने एक हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर देखा कुछ इस तरीके से। देखो हनी कॉम्ब समझते हो ना, जिसमें हनी रहते हैं, जिसमें हनी बनता है वो हनी भी रहते हैं। हनी का जो छत्ता होता है उसी को हनी कॉम्ब बोलते हैं। तो ये जो कंपार्टमेंट्स जो दिख रहा है ना, ये सब जो कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं तुम्हें, यही सब कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या बोला था? तो सेल बोला था, यानी ही कॉल्ड दीज कंपार्टमेंट्स एज सेल। तो इसी कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल बोला। तो इसमें ढेर सारे सेल हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इस कॉर्क सेल में भी बहुत सारे सेल इसी तरीके से दिखा होगा उन्हें। आगे देख लो, याद रखना, एक इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि उन्होंने अपने जो भी फाइंडिंग्स थे ना उसे एक बुक में पब्लिश किया, और उस बुक का नाम क्या था? तो माइक्रोग्राफिया, ठीक है। इतना तक याद रखोगे। तो ये तो डेड सेल के बारे में हो गया, लेकिन यहीं से ना सेल की शुरुआत हो गई, सेल की डिस्कवरी हो गई। अब देखो डिस्कवरी वाला जो पोर्शन होता है ना, थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। जब वो हो जाए ना तो फिर चीज़ें खुद ब खुद धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है। बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, फिर उस पर अपना रिसर्च करते हैं, वो अपना योगदान देते हैं, तो चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती ही चली जाती है, इम्प्रोवाइज होते चले जाता है। तो अगला देखो, दूसरे साइंटिस्ट हैं एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, पूरा नाम है एवी ल्यूवेनहुक भी बोलते हैं या सिंपली ल्यूवेनहुक भी बोलते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था, कब? तो 1674 यानी 1674 में। इन्होंने 65 में देखा, इन्होंने 74 में देखा, ठीक है। अब देखो आगे देखना, यहाँ तक तो बस सिंपल सा था। देखो सेल थ्योरी हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 100% क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सेल थ्योरी को हम रटेंगे नहीं, सेल थ्योरी को हम बिल्कुल भी नहीं रटने जा रहे हैं, सेल थ्योरी को हम समझने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखोगे। यहाँ पे देखो मैंने बस 2 लाइन लिख रखा है यहाँ पे, जल्दी से इसे पढ़ देता हूँ, आप समझ लेना। इट वॉज गिवन बाई सेल्डन एंड स्वान। सेल्डन और स्वान 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दिया। अब सेल थ्योरी में क्या क्या दिया है वो सब कुछ पढ़ेंगे, बिल्कुल समझेंगे हम लोग, रटना नहीं है। विच वॉज लेटर ऑन मोडिफाइड बाई वर्च्यू, जिसमें थोड़ा सा मोडिफिकेशन किया गया वर्च्यू के द्वारा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखोगे, ध्यान से देखोगे, इन सभी साइंटिस्ट का ना हम योगदान देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ थोड़ा सा रब कर देता हूँ, आप लिख लिए होगे ना, नहीं तो नहीं लिखोगे कोई नहीं, वीडियो पीछे करोगे लिखोगे, है ना। चलो ध्यान से देखोगे। अब तो जो सबसे पहले है, हम ना यहाँ पे तीनों साइंटिस्ट को देखने जा रहे हैं एक एक करके। तो जो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट थे, इस सेल थ्योरी को पढ़ रहे हैं, सेल थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आए हमारे सेल्डन। इनका पूरा नाम है एक्चुअली एमजे सेल्डन। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से लिखोगे, उल्टा पुल्टा ना हो जाए ना। एमजे सेल्डन, एमजे सेल्डन ने 1838 में, ध्यान से देखना, 1838 में, अच्छा एक मिनट, एमजे सेल्डन और स्वान के बारे में एक चीज़ सुन लो। स्वान जो थे ना, ये एक जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट थे।
और सेल्डन जो थे ये एक बोटनिस्ट थे। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि स्वान जो है ना वो एक डॉग का एक नस्ल होता है, क्लियर है ना। तो डॉग दैट मीन्स एनिमल, और एनिमल को पढ़ने वाला जूलॉजिस्ट, और एक जूलॉजिस्ट हो गया तो दूसरा बोटनिस्ट हो गया। बोटनी पढ़ने वाले जो प्लांट को पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ने वाले जो एनिमल को पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स बोटनी, स्टडी ऑफ एनिमल्स जूलॉजी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, तो एमजे सेल्डन जो थे ये क्या थे, एक बोटनिस्ट थे। ये क्या थे, ही वॉज ए बोटनिस्ट, ही वॉज ए बोटनिस्ट। तो पढ़ेंगे क्या, तो ऑब्वियसली प्लांट को पढ़ेंगे। तो ही स्टडीड द प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, और उन्होंने अपने स्टडी में एक कॉमन चीज़ क्या पाया कि ईच एंड एवरी प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है ना, एटलीस्ट वन सेल। फिर से यहाँ पे देख सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, ईच एंड एवरी प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल, इन्होंने ये देखा। इसके बाद इसी के जस्ट नेक्स्ट ईयर यानी 39 में, कहीं कहीं बुक में 38 ही लिखता है, ठीक है। तो 39 में दूसरे साइंटिस्ट यानी स्वान, उन्होंने एनिमल को पढ़ा और उन्होंने भी क्या देखा कि एवरी एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जो एनिमल्स है वो किसके बने हैं, सेल्स के बने हैं। तो इन दोनों ने अपने स्टेटमेंट को कंबाइन किया, ठीक है। और 39 में इन्होंने दिया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या था कि एवरी ऑर्गेनिज्म, अब देखो यहाँ प्लांट एनिमल सारी चीज आ गए हैं, तो एवरी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, दैट मीन्स सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यही जो स्टेटमेंट है ना, दैट इज सेल, मतलब सेल थ्योरी का स्टेटमेंट है। आगे देखोगे ध्यान से, इन्होंने सेल थ्योरी तो दे दिया, इन्होंने सेल थ्योरी तो दे दिया, अभी बस सुनते रहो, बाद में मैं लिख दूंगा फिर आप लिख लेना। इन्होंने सेल थ्योरी तो दे दिया, यानी देखो पहले साइंटिस्ट तो एमजे सेल्डन हो गए, दूसरे हमारे हो गए टी श्वान, इनका पूरा नाम है टी श्वान, टी फॉर थियोडोर, एमजे फॉर मैथ्यू जेकॉब सेल्डन, टी फॉर थियोडोर श्वान। इन्होंने 1839 में, और ये क्या थे, तो एक जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या दिया कि एवरी एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अब इन दोनों के स्टेटमेंट को क्या किया गया, मैच किया गया, और क्या दिया गया कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल। आराम समझ में। अब देखो इन्होंने सेल थ्योरी तो दे दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो सेल है ना नए वाले, वो आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। जादू थोड़ी है कि कहीं से भी आ रहे हैं, बस हम पढ़ रहे हैं उसे देखेंगे ना आ कहाँ से रहा है। तो इन्होंने ये नहीं बताया, और इसीलिए ये जो सेल थ्योरी है ना फेल हो गया। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए, उस साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ वर्चू, या सिंपली हम उसे वर्चू के नाम से बोलते हैं। इन्होंने 1855 में, अगले जो साइंटिस्ट थे, देखो मैंने यहाँ भी लिखा भी था, वर्चू ने मॉडिफाई किया, यानी पूरा नाम है रुडोल्फ वर्चू। टाइम पीरियड 1855, 38, 39, 55, चलो सही है। तो रुडोल्फ वर्चू यानी ये तीसरे साइंटिस्ट यहाँ पे आ गए। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूफ किया कि जो नए सेल्स आते हैं ना, वो पुराने वाले सेल्स के ही सेल डिवीजन के थ्रू आते हैं, यानी पुराने वाले सेल से ही बनते हैं। दैट मीन्स न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देखोगे ध्यान से, न्यू सेल्स originate from प्री एग्जिस्टिंग ones, ठीक है। यानी जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं ना सेल, उन्हीं से नए सेल बनते हैं, है ना, कहीं जादू से नहीं आता है, ठीक है। अब देखो अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा, चलो सर ठीक है आपने ये सब तो बता दिया, नए सेल्स ऐसे आ रहे हैं पुराने वाले से, लेकिन व्हाट अबाउट द फर्स्ट सेल दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ, ठीक है। तो इसके लिए ना हमें थोड़ा सा और ब्रॉड जाना पड़ेगा, और वो अभी हम नहीं जाएंगे, बस मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है। मैं जब ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ ना, तो बहुत सारे बच्चे पूछ भी देते हैं कि सर ठीक है पहले सेल का बताओ, फिर वो कैसे आया, क्योंकि उसमें तो प्री एग्जिस्टिंग कुछ था ही नहीं। तो देखो उसके लिए ना हमें इवोल्यूशन समझना होगा, और इवोल्यूशन तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, इवोल्यूशन आगे की क्लासेस में पढ़ना होगा हमें, ठीक है ना। तो सिंपल सा यूँ समझो ना, इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जिससे हम सिंपलर फॉर्म से ना
कॉम्प्लेक्स फॉर्म की ओर बढ़ते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इवन शुरुआत भी वहीं से हुआ है। तो अगर मैं शुरुआत करूँ, बिल्कुल शुरू से करूँ, तो बिग बैंग थ्योरी से अगर मैं शुरू करता हूँ तो वहीं से देखोगे ना, अब कहीं कहीं इवोल्यूशन पढ़ोगे आप बहुत सारे चैप्टर्स में, तो बिग बैंग थ्योरी से ही शुरू करता है और ये बताता है कि बिग बैंग थ्योरी एक, वो तो एक अननोन है, समझते होगे आप, एक ब्लास्ट हुआ है ना, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बिखर बिखर गए हैं, बहुत सारे गैसेस फिर एक दूसरे से कंबाइन होते चले गए हैं, फिर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, फिर ऐसे ही करते करते कुछ नए नए चीज़ बनते गए, वाटर बनता गया, फिर धीरे धीरे और भी चीज़ें मिलती चली गई एक दूसरे से, और फिर बना हमारा प्रोटीन सबसे पहले। और जहाँ प्रोटीन, दैट इज लाइफ, प्रोटीन इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ लाइफ, सिंपल सब अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है ना। हमारा जो बॉडी है ना मोस्टली प्रोटीन ही है, ठीक है। सेल में जो 60% कंपोनेंट्स होते हैं ना वो प्रोटीन का ही होते हैं, इवन 60% से भी ज़्यादा। तो दैट इंडिकेट्स कि वहाँ पे लाइफ आया। एक्चुअली 10th क्लास में ना एक हमें एक्टिविटी भी पढ़ना है, एक्टिविटी नहीं बोल सकते हम, एक हमें पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है ना, जिसमें ओपेरन और हेल्डन के थ्योरी के नाम से पढ़ेंगे हम उसे। तो उन्होंने ही एक्चुअली प्रूव किया था कि लाइफ का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ, तो वो फर्स्ट सेल के बारे में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो सब दिमाग में क्वेश्चंस आना नहीं चाहिए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि जहाँ से शुरू हो गया ना उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुराने वाले सेल से बनता है। और इसी को उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में लिखा था, एक स्टेटमेंट लिखा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मैं उसे लिख दूंगा सेल थ्योरी के स्टेटमेंट में। तो देखो सेल थ्योरी बना कैसे, ध्यान से देखना। एमजे सेल्डन 38 में, जो कि एक बोटनिस्ट थे, ये स्टडीड द प्लांट सेल प्लांट्स एंड फाउंड दैट एवरी प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ सेल, ठीक है ना। इन्होंने प्लांट को पढ़ा और इन्हें क्या मिला इन्हें कि एवरी प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ सेल। और इन्होंने क्या पढ़ा, इन्हें क्या मिला, तो एवरी एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ सेल, ये मेड अप ऑफ सेल। और इन दोनों के यहाँ स्टेटमेंट को मिक्स करके 39 में दिया गया हमारा सेल थ्योरी। अच्छा एक मिनट, और इन्होंने प्रूफ नहीं किया कि नए सेल्स कहाँ से आते हैं, उसे प्रूफ किसने किया, रुडोल्फ वर्चू ने। तो देखो एक्चुअली जब हम आगे की क्लास में जाएंगे ना तो सेल थ्योरी भी दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सेल थ्योरी जिसमें सेल्डन और स्वान के वर्किंग को पढ़ेंगे, फाइंडिंग्स को पढ़ेंगे, और एक अलग से पढ़ेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी। और मॉडर्न सेल थ्योरी में रुडोल्फ वर्चू का आएगा काम वहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे 9th क्लास में ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे उतना तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ही मिक्स करेंगे, ठीक है ना। और फाइनली हम सेल थ्योरी का स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो इसे जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम देखते हैं सेल थ्योरी का स्टेटमेंट क्या क्या है, ठीक है ना। तो देखोगे बच्चों यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ सेल थ्योरी, देखो स्टेटमेंट्स ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है ना, बस यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि आप लिख लो। देखो सबसे पहला स्टेटमेंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। सेल से कंपोज्ड होते हैं, सेल से जो भी प्रोडक्ट बनता है उससे बने होते हैं, ठीक है ना। द नेक्स्ट पॉइंट इज, देखो मैंने पहले ही बोल दिया था, रुडोल्फ वर्चू के भी स्टेटमेंट को हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे सेल थ्योरी में, ठीक है ना। आगे के क्लासेस में जाओगे तो वहाँ मॉडर्न सेल थ्योरी में कंसीडर करोगे, लेकिन यहाँ पे यहीं पे करेंगे हम। ऑल सेल्स राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट इज, इसी को लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसे आप याद कर लोगे, इस वर्ड को, इस स्टेटमेंट को याद कर लोगे, ठीक है ना। द नेक्स्ट इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ की ये बेसिक यूनिट है, ज़रूरत है ना, यही यूनिट है, यही इकाई है, यहीं से शुरू हो रहा है लाइफ, ठीक है। एनी स्ट्रक्चर विच इज लेस देन अ सेल डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। अब देखो एक नोट है यहाँ पे, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से वायरस के बारे में। सो वायरस क्या है ना, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। सबसे पहले याद रखोगे कि वायरस डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया कि वायरस डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी। याद रखोगे वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। द क्वेश्चन इज वाई, सेल थ्योरी को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है। तो देखो सेल थ्योरी को फॉलो वही करेगा ना जो सेल है। एक्चुअली एक सेल होने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सेल में जो भी बेसिक कंपोनेंट्स होने चाहिए वो सारे चीज़ प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है ना, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे इसके बारे में आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझो कि वायरस क्या है ना, एक सिंपल सा ए सेलुलर स्ट्रक्चर। देखो ए सेलुलर मैंने एक साथ लिखा है, अलग अलग नहीं लिखा है। अगर ए सेलुलर अलग लिखते हैं, यानी इस तरीके से लिखता है ए अलग और सेलुलर अलग, तो फिर ये बात अलग होती। मैंने दोनों को एक साथ लिखा, और जहाँ पे एक साथ रहते हैं ना तो ए मतलब एक तरह से एब्सेंट टाइप होता है समथिंग। तो ए सेलुलर मतलब कि लेस देन ए सेल,
एसेलुलर का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे इसका एक सिंपल सा मतलब आ रहा है लेस देन ए सेल, ठीक है, जो कि सिर्फ एक सब्सटेंस है, एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस न्यूक्लियोप्रोटीन इसका बना होता है, लेकिन इसके बावजूद इसमें लाइफ है। अब देखो लाइफ बोलने का मतलब यहाँ पे आप समझ रहे होगे कि ये तो लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है, ठीक है ना, लेकिन स्टिल इसके पास लाइफ तो है ना, सर्टेन कंडीशन में ही सही, सर्टेन कंडीशन में इसके पास भी लाइफ है। अब देखोगे आगे देखोगे, इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है। आ रहा समझ में? आगे देखोगे ध्यान से, देखो डाइवर्सिटी जब पढ़ेंगे ना हम नाइन्थ में ही पढ़ेंगे हम लोग डाइवर्सिटी, तो वहाँ पे बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक्स आएंगे, तो वहाँ पे मैं और भी डिटेल में समझाऊंगा इसे। देखना यहाँ पे वायरस का केस क्या होता है ना, कि वायरस कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है ना, कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, तब क्या करता है वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज़, जो उसके बॉडी के जो डिफरेंट प्रोसेसेस है ना, उसका यूज़ करता है, और उसका यूज़ करके अपना रेप्लिकेशन करता है, यानी अपना रिप्रोडक्शन करता है, अपना नंबर बढ़ाता है। आ रहा समझ में? सो वायरसेस कैन रेप्लिकेट ओनली विद इन अदर लिविंग सेल्स, और ये अदर लिविंग सेल्स क्या हो गया, इसके लिए होस्ट हो गया ऑब्वियसली, ठीक है ना, तो किसी दूसरे लिविंग सेल के अंदर ही ये रेप्लिकेट कर पाएगा, और अगर किसी दूसरे लिविंग सेल के बाहर रहा सो ये इनर्ट है, दैट इज इनर्ट मीन्स इनएक्टिव, इनर्ट मीन्स व्हाट, इनएक्टिव, इनर्ट का मतलब क्या हो गया, इनएक्टिव है ये, ठीक है ना, आउटसाइड द होस्ट। एक इनर्ट वायरस को क्या बोलते हैं हम, वायरियन बोलते हैं, इसे भी आप याद रखोगे, एक इनर्ट वायरस को क्या बोल रहे हैं हम, वायरियन बोल रहे हैं। तो बस इतना ही पढ़ना था हमें सेल थ्योरी में। तो यहाँ देखो सेल थ्योरी तक कंप्लीट हो गया। कल हम सेल का शेप, साइज और नंबर से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है हमारा शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल, कैसे देखेंगे हम कि शेप किन बातों पे वेरी कर रहा है, साइज किस पे डिपेंड करेगा, नंबर से क्या होगा, है ना, इन सब चीज़ों को देखेंगे, और साथ ही साथ हम सेल के कंपोजिशंस को देखेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि टाइम टू टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। देखो मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ लाइट का थोड़ा सा इशू चल रहा था, और नेट का भी इशू हो जाता है कभी कभी, तो कोई नहीं, कभी जल्दी कभी लेट से वीडियो आते ही रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जा रहे हैं तो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे, ताकि वो भी इससे कुछ बेनिफिट्स ले सके, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, बाय।